कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी विषय पेपर आ चुका और इस वीडियो में हम आपका फुल सॉल्यूशन सहित आपका पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि हिंदी पेपर लाओ, ठीक है, तो हम आपको इस वीडियो में हिंदी पेपर कंप्लीट करेंगे और आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पेपर लाने बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो आप यहाँ पढ़ लीजिए, ठीक है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय हिंदी, पूर्णांक आपका 75 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटा रहने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनके लिए 30 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो स्टूडेंट आपका हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है। तो आपको यहाँ पर छायावाद के आधार स्तंभ कवि कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो आप आता इसका आ ऑप्शन आता निराला, बा आता आपका जयशंकर प्रसाद और साथ आपको महादेवी वर्मा और दा आता आपका सूरदास। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया छायावाद के आधार स्तंभ कभी नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका सूरदास हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है नंदन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए उद्धव के लिए, और बात आपका यहाँ पर कृष्ण के लिए, और साथ आपका गोपियों के लिए, और दात आपको सूरदास के लिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया नंदन का प्रयोग किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा कृष्ण के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी हिंदी पे अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, अब आपका तीसरा आता काव्य के भेद होते हैं। तो आपका इसका आ ऑप्शन आता 1 और बा आता आपका 2 और सा आता आपका 3 और दा आता 4। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया काव्य के भेद होते हैं, तो आपको बता दें काव्य के भेद 2 होते हैं। ठीक है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। ठीक है, हमने आपको नाम भी बता दिए, जिससे कोई भी क्वेश्चन अगर काव्य से रिलेटेड आता है उनके नाम लिखने को, तो आपको नाम हमने बता दिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर नेताजी का चश्मा पाठ की कौन सी विधा है। तो इसका आ ऑप्शन आता है एकांकी, और बा आता आपका यहाँ पर निबंध, और सा आता आपका व्यंग, और दा आता आपका कहानी। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया चौथा सही विकल्प, ठीक है, नेताजी की चश्मा पाठ की विधा है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका दा हो जाएगा कहानी। कहानी आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा देख लेते हैं। तो पांचवा आता जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है, उसमें से पहले पद को कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आ ऑप्शन आता पूर्वत, बा आता आपको उत्तर पद, और सा आता पूर्वापर, और दा आता उत्तर पूर्व। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा पूर्व पद। पूर्व पद आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, पाँचवें का। फिर आपका जो यहाँ पर 6वां दिया गया, माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया। तो यहाँ पर माँ ने और भोलानाथ के घाव पर लगाया था पिसी हुई हल्दी। ठीक है, आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प 6 नंबर वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आता है। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके रहेंगे यहाँ पर 6 नंबर के। ठीक है, आप 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता सूरदास जी मुक्ता डॉट रस के कवि हैं। तो यहाँ पर सूरदास जी मुक्ता आपके बादशाह रस के कवि हैं। तो पहले का आंसर आपका बादशाह रहेगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है गोपियों ने मधुकर संबोधन की डॉट के लिए दिया। तो यहाँ पर गोपियों ने मधुकर संबोधन के, ठीक है, उद्धव के लिए दिया। तो आपका यहाँ पर क्या रहेगा, इसका आंसर आपको उद्धव हो जाएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते तीसरा आता है बी रस का स्थायी भाव डॉट है। तो बी रस का स्थायी भाव आपका उत्साह हो जाएगा। ठीक है, उत्साह आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, उत्साह आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आता है चौपाई के प्रत्येक चरण में डॉट मात्राएँ होती हैं। तो यहाँ पर चौपाई के प्रत्येक चरण में होती हैं आपकी 16 मात्राएँ। तो 16 आपका राइट आंसर रहेगा चौथे का। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर पाँचवा आता प्रतिमा बनाने वाले का नाम डॉट था, श्यामलाल या मोतीलाल। तो आपके यहाँ प्रतिमा बनाने वाले का जो नाम था वो आपका यहाँ पर, ठीक है, आपका इसका राइट आंसर मोतीलाल रहेगा। ठीक है, मोतीलाल, यहाँ पर प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 6वां, कभी कभी हमसे डॉट कुश्ती भी लड़ते हैं बाबूजी पिताजी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है कभी कभी हमसे बाबूजी भी कुश्ती लड़ते हैं। ठीक है, बाबूजी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए। पहले का आंसर आपका बादशाह रहेगा, और गोपियों ने मधुकर संबोधन के उद्धव के लिए दिया। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर तीसरा उत्साह रहेगा। चौथे का आंसर आपका 16 रहेगा। पाँचवें का आंसर आपका मोतीलाल रहेगा, और 6वें का आंसर आपका बाबूजी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके जो रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं 6 नंबर के। प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी।
स्तंभ आवबा में दी गई सही जोड़ी। तो पहली आती है आपकी आत्मकथ्य, तो आत्मकथ्य को आपको शरीर है से मैच कर देना है। फिर दूसरी आती है रस काव्य की आत्मा से मैच कर देना है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर तीसरी आती एक कहानी यह भी, तो एक कहानी यह भी आपको मन्नू भंडारी से मैच कर देना है, क्योंकि ये एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की रचना है। फिर यहाँ पर नेताजी का चश्मा, तो जो आपके यहाँ पर नेताजी का चश्मा है इसको आपको सिंपली सा, ठीक है, यहाँ पर जो आपके नेताजी का चश्मा, तो इसको आपको मैच कर देना, ठीक है। इसको हम थोड़ा बाद में मैच करते हैं। जो आपकी यहाँ पर दी गई रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस हो जाएगी आपकी महाकाव्य। और जो आपकी आती माता का आंचल, तो माता का आंचल आपको शिवपूजन सहाय से मैच कर देना है। और जो आपकी यहाँ पर नेताजी का चश्मा है इसको आपको मैच करना है किससे, नेताजी का चश्मा आपको, ठीक है, मैच कर देना है यहाँ पर, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका रहेगा स्वयं प्रकाश से। कहाँ पर आपका यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका स्वयं प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। नेताजी चश्मा स्वयं प्रकाश से आपको मैच कर देना है। तो इस तरह से जो आपकी यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आपने यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, अब हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी सही जोड़ी हमने कंप्लीट करा दी है। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 4 आता है, ठीक है। सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, गोपियों कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं। तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा, ठीक है। पहला आपका सत्य रहने वाला है, ठीक है, पहला सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। फिर तीसरा आता रस के 7 अंग होते हैं, तो यहाँ पर रस के 4 अंग होते हैं, 7 नहीं होते, तो दूसरा भी असत्य रहेगा। फिर तीसरा आता उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, तो तीसरा आपका सत्य चौथा आपका सत्य रहेगा। पाँचवा आता नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, तो पाँचवा भी आपका सत्य रहेगा। और 6वां आता तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, तो यह भी आपका सत्य रहेगा, ठीक है। आपके इस तरह से यहाँ पर सत्य सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। पहला सत्य रहेगा, दूसरा भी असत्य, तीसरा भी असत्य, चौथा सत्य रहेगा, 5वां सत्य और 6वां भी सत्य, ठीक है। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ 5 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था गोपियों ने भ्रमण के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं, तो यहाँ पर गोपियों ने भ्रमण के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं। उद्धव आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा पहले का। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं, तो यहाँ पर सूरदास भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। आप यहाँ पूरे याद कर लीजिए, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता गणों की कुल संख्या लिखिए, तो गणों की कुल संख्या होती है 8, ठीक है, 8 आपका रहेगा तीसरे का आंसर। फिर जो आपका यहाँ पर चौथा आता कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था, तो यहाँ पर कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से हालदार साहब गुजरते थे, ठीक है, हालदार साहब। हालदार साहब आपका इसका राइट आंसर रहेगा, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर दिया गया 5वां प्रतिदिन में कौन सी समास है, तो प्रतिदिन में आपकी रहेगी अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव आपका इसका राइट आंसर रहेगा, अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना, अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया 6वां बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नज़र आए, तो यहाँ पर बरखा के बंद होते ही बाग में, ठीक है, बिच्छू नज़र आए, तो बिच्छू आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, बिच्छू आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर प्रश्न 5 जो आपका दिया था 1 शब्द वाक्य में उत्तर, वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। हमने आपके पूरे ऑब्जेक्ट करा दिए हैं। अब प्रश्न आपका 6 आता है प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषता प्रवृत्ति लिखिए, अथवा आता नई कविता की 2 विशेषता प्रवृत्ति लिखिए। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। पहले आप यहाँ पर 2-2 अंक के क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इनके आंसर भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। 7वां आता सूरदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए, अथवा आता जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। फिर आपका 8वां आता उद्धव की विवाह की तुलना किसके से की गई है, अथवा आता उत्साह कविता में बदल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। फिर आपका 9वां आता परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन तर्क दिए, अथवा आता लक्ष्मण ने वीर युद्ध की क्या क्या विशेषता बताई। फिर आपका 10वां आता दुआ छंद की परिभाषा उदाहरण लिखिए, अथवा आता मानवीकरण अलंगा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपका 11वां आता महाकाव्य में खंड का में आपको अंतर लिखना है, अथवा आता रस के अंगों के नाम लिखिए। फिर आपका 12वां आता है रिपोर्टाज किसे कहते हैं, अथवा आता हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, उनके 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। फिर आपका आता नाटक और एकांकी में आपको 2 अंतर लिखना है, इसका अथवा आता कहानी
कहानी उपन्यास में दो अंतर लिखिए। ठीक है, सभी के आंसर आपको कराए जाएंगे इसी वीडियो में, सिर्फ आपको वीडियो पूरा देखना, सभी के आंसर हम कराएंगे। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 14वां आता मन्नू भंडारी की भाषा शैली एवं दुर्रचनाओं के नाम लिखिए। अथवा आता स्वयं प्रकाश की भाषा शैली एवं दुर्रचनाओं के नाम लिखिए। और साथ ही आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि आंसर में आपको दिक्कत नहीं आए, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिए, नहीं तो कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अथवा आता मूर्ति पर सरकंडी का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। फिर आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कर लिखिए। तो मैं कल भोपाल जाऊंगी, इसको आपको प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। और यह आपका विद्यालय, इसको आपको निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। और राम घर जाता है, ठीक है, तो इसको आपको आज्ञावाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। फिर आपका था इसका अथवा निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। आँख का तारा होना, आग में घी डालना और गागर में सागर बनना। इनके आपको अर्थ भी लिखना और वाक्य में प्रयोग भी करना है। फिर आपका 17वां आता माता कांचल शीर्षक की उपयोगिता बताइए। इसका अथवा आता है गंतों को मेहनत कर बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर 17वें प्रश्न तक 2-2 अंक के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो इनके जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्रश्न 6वें का आंसर, जिसमें आपको प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखनी थी। आप यहाँ पर देख लीजिए साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक समता का उद्देश्य हुआ है। फिर आपका दूसरी विशेषता रहेगा दीनहीन एवं किसानों के प्रति सहानुभूति का भाव। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 6वें का आंसर हो जाता है। और जो आपका 6वें का अर्थ वाला प्रश्न दिया था, जिसमें आपको यहाँ पर, ठीक है, आपका 6वें का अथवा लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर पहली विशेषता रहेगी मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई। फिर आपकी दूसरी विशेषता रहेगी प्रयोग में नवीनता, नए नए भावों को नए नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किया गया। ये आपका 6वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 7वां प्रश्न दिया गया था, जिसमें आपको सूरदास की 2 रचनाएं और उनकी भाषा, ठीक है, आपको भावपक्ष और कलापक्ष लिखना था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए सूरदास की आपकी 2 रचना रहेंगी सूरसागर, सूरसरावली, और इनका भावपक्ष देख लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, सूरदास कृष्ण भक्त थे, सूर ने अपने पदों में मन के भाव, ठीक है, मन के भावों को प्रकट किया है। सुर के काव्य में शांत श्रृंगार और बास्य रस स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सुर बास्य रस के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। इस तरह से आपको कलापक्ष भी याद कर लेना। ठीक है, आपका 7वें का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 7वें का अथवा का आंसर, जिसमें आपको यहाँ पर, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की आपको 2 रचना लिखनी थी। ठीक है, और भावपक्ष कलापक्ष। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 2 रचना रहेंगी आपकी लहर कामायनी। ठीक है, आपकी 2 रचनाएं यहाँ पर हो जाती हैं। साथ ही इनका भावपक्ष आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 7वें का अथवा का आंसर, और साथ ही इनका कलापक्ष देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका 7वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 8वां प्रश्न दिया था, आपको उद्धव की व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो ये आपका 8वें का आंसर। ठीक है, उद्धव की व्यवहार की तुलना निम्नलिखित से की गई है। कमल के पत्तों से जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। फिर आपका खा हो जाएगा जल में पड़ी तेल की बूंद से जो जल में घुलती मिलती नहीं है। उद्धव भी इसके समान है, वे कृष्ण के संग रहकर भी उसके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सके। ये आपका 8वें का आंसर रहेगा। फिर आपका जो 8वें का अथवा दिया गया था, तो ये आपका 8वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। कविता में बादल हृदय में उत्साह के संचार और संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। बादल मानव जीवन में नई कल्पना के लिए क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। ठीक है, बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करता है, उनमें नव जीवन का संचार करता है। ये आपका 8वें का अथवा का आंसर। ठीक है, और साथ ही आप 9वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको परशुराम की क्रोध करने पर लक्ष्मण ने कौन कौन से तर्क दिए थे। ठीक है, ये आपका 9वां प्रश्न दिया गया था। तो ये आपका 9वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, फिर जो आपका 9वें का अथवा दिया था, तो 9वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता में लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई थी, आपको यह लिखना था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी विशेषताएं दी गई 4 विशेषता 5। ठीक है, यहाँ से आपको कोई 2 या 3 विशेषता याद कर लेनी है, क्योंकि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो ये आपका 9वें का अथवा का आंसर। फिर जो आपका 10वां प्रश्न दिया था, जिसमें आपको दोहा छंद की परिभाषा लिखनी थी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए दोहा अर्धसम्मातिक छंद है या सोटा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसके पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानिस चून। ठीक है, इस तरह से आपको उदाहरण रहेगा। फिर आपका 11वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं, जिसमें आपको मानवीकरण अलंकार की परिभाषा लिखनी थी।
तो परिभाषा देख लीजिए, आपकी परिभाषा दी गई है और साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, ये आपका उदाहरण हो जाता है। फिर आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, जिसमें आपको महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखना था। ठीक है, महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है और खंड काव्य में जीवन की एक घटना या प्रसंग का चित्रण होता है। महाकाव्य का उद्देश्य महान होता है, खंड काव्य के लिए महान उद्देश्य होना अनिवार्य नहीं है। इस तरह से यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेने हैं। अब चलिए, आपका जो 11वें का अथवा दिया गया था, जिसमें आपको रस के अंग लिखने थे, तो रस के अंग होते हैं आपके 4 स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यह आपका 11वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 12वां प्रश्न दिया गया था, रिपोर्टाज किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 12वें का आंसर। ठीक है, पूरा याद कर लेना है। फिर जो आपका 12वें का अथवा दिया था, हिंदी के उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं। ठीक है, यानी हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, उनकी आपको 2 उपन्यासों के नाम लिखने थे। तो यहाँ पर हिंदी में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। उनके उपन्यास बहुत ही अद्भुत और सार्थक हैं। उन्होंने उपन्यास विधा के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। प्रेमचंद के 2 श्रेष्ठ उपन्यास गोदान तथा गबन है। ये आपका 12वें का अथवा का आंसर है। फिर जो आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न दिया गया था, जिसमें आपको नाटक और एकांकी में अंतर लिखना था। तो ये आपका नाटक और एकांकी में अंतर हो जाता है। ठीक है, एकांकी में एक अंक होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है और नाटक दृश्य काव्य का दीर्घ रूप है। तो इस तरह से आपके 5 अंतर यहाँ पर दिए हैं, तो यहाँ से कुछ 2 अंतर याद कर लेने हैं आपको। फिर 13वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको कहानी उपन्यास में लिखने थे। ठीक है, 2 अंतर, तो आपके यहाँ पर 4 अंतर दिए गए हैं, तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेने हैं कहानी उपन्यास में। अब चलिए, आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको मन्नू भंडारी की भाषा शैली की विशेषता लिखनी थी और 2 रचनाओं के नाम। तो मन्नू भंडारी की भाषा शैली आपका बंटी और एक प्लेट सिलाव। ठीक है, इस तरह से आपकी रचनाएं दी गई हैं और भाषा देख लीजिए शैली और साहित्य में स्थान। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपको स्वयं प्रकाश की 2 रचनाएं और भाषा शैली की विशेषता लिखनी थी। तो आपकी 3 रचनाएं यहाँ पर दी गई, तो यहाँ से 2 रचनाएं याद कर लेनी है, भाषा और शैली देख लीजिए। साहित्य में स्थान आपको याद नहीं करना है। ठीक है, आपका 14वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आप 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, भगत की पुत्र उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। आपका 15वां प्रश्न दिया था इस तरह से। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा, भगत की पुत्रवधू जानती थी कि भगत जी संसार में अकेले हैं, उनका एकमात्र पुत्र मर चुका है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर दारू का प्रबंध करना चाहती थी, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। अब चलिए 15वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडी का चश्मा लगाना यह प्रदर्शित करता है कि बच्चों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति बीज अंकुरित हो गए हैं। उन्हें यह ज्ञान हो गया है कि शहीदों और देशभक्तों का आदर करना चाहिए। यह आपका 15वें का अथवा का आंसर हो जाता है। और स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर प्रश्न 16 दिया गया 17, ठीक है, इनके आंसर भी हम बता देंगे। ठीक है, हमने आपके 15वें प्रश्न तक जो आंसर है वो कंप्लीट करा दिए। अब आपका 18वां प्रश्न आता है, जो कि आपको पदनाम से दिया गया, तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। ठीक है, और फिर आपका 19वां प्रश्न आता है, जो कि आपका गद्यांश दिया है, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। फिर आपका 20वां आता है, जिसमें आपको मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है। और इसका अथवा आता है, 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। तो इसे आप अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, 21वां आता है, निम्नलिखित आपरित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो ये आपका आपरित काव्यांश से दिया गया, इसके 3 प्रश्न आते हैं। इन तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे, सिर्फ आपको काव्यांश को ध्यान से पढ़ना है। फिर आपका इसका अथवा आता है, जो कि गद्यांश आता है। तो गद्यांश काफ़ी सरल होता है काव्यांश की तुलना में, तो इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ लेना पूरा। और इसके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्न का आंसर आपको उसी गद्यांश से मिल जाएंगे। फिर 22वां प्रश्न देख लीजिए, 23वां। ठीक है, इस तरह से जो आपका हिंदी का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और जिस क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन नहीं कराया, उन सभी का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।